नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनु राव। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मनमर्जी और रसूख से उदयसागर झील में चल रही है अवैध नावें। परिवहन अधिकारी ने तुरंत सीज करने की बात कही। उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर। सूरजपुर चौराहे की बर्बादी पर एकजुट हुआ शहर। चिंतकों ने कहा तुरंत रुके काम और पहले जैसी ही हो बनावट। अम्बावाता थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े उचक्कों ने 2 फ्लैट्स को बनाया निशाना। 35 लाख के गहने और नकदी पर किया हादसा। पंचायत चुनाव की पहली रणभेरी बुधवार से। नामांकन के बाद चलेगा मान मनोबल का दौर। और फतेहनगर में एक ही रात में आधा दर्जन वारदात कर चोरों ने उड़ाई खाकी की ठंड। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। पालिका पहले ही लगा देती सीसीटीवी तो बेपर्दा हो जाते आरोपी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं होटल वर्दा से उठते पर्दे की। उदयपुर न्यूज के बिग एक्सपोज के बाद एक और बड़ी और अहम खबर सामने आई है। जी हां, सोमवार के बुलेटिन में हमने उदयसागर के बीचों बीच स्थित वर्दा होटल के निर्माण में जान जोखिम में डालकर मजदूरी करने वाले लोगों की हकीकत बताई थी। इसके साथ ही दिखाया था कि किस तरह एक बोट और 2 चप्पू वाली कमजोर नावों में मजदूरों को भर भर कर लाया और छोड़ा जा रहा है। शहर की सबसे गहरी झीलों में शामिल उदयसागर में बिना लाइफ जैकेट के मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगाकर निर्माण कराना वैध हो सकता है, लेकिन यहां पर पैसेंजर नाव संचालन की अनुमति तो है ही नहीं। आलीशान होटल के कर्ता धर्ता भले ही बड़े रसूख वाले हों, लेकिन वह यहां थोड़ी चुप कर गए हैं। उन्हें लगा था कि उनकी मनमर्जी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और वह यूं ही मजदूरों की जान से खिलवाड़ कर अपनी निर्माण कार्य बदस्तूर जारी रखेंगे। लेकिन अब शायद ऐसा न हो, क्योंकि परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। उदयपुर न्यूज के बिग एक्सपोज के बाद जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने साफ किया कि विभाग की ओर से वर्दा समूह में एक ही बोर्ड की परमिशन दी गई है, वह भी सामान लाने ले जाने के लिए। होटल की किसी प्रकार की पैसेंजर बोर्ड की परमिशन नहीं दे रखी है। तुरंत कार्रवाई करते हुए दूसरी बोट और चप्पू वाली नावों को जब्त किया जाएगा। संज्ञान में आया है कि जो उदयसागर में बोट चल रही चप्पू वाली वो हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि जो हम बोट का लाइसेंस देते हैं उसका नंबर जारी होता है। जैसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है वैसे बोट का नंबर जारी होता है। उस बोट पे हम कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि उस बोट में 500 लोग बैठ के जा रहे हैं, तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है और हमें संज्ञान में आया है तो हम उस बोट को सीज कर देंगे, तुरंत प्रभाव से सीज करेंगे। नहीं, बड़ी नाव, क्योंकि कमर्शियल नाव की परमिशन दे रखी है हम लोगों ने। जो एक बड़ी बोट है उसके लिए परमिशन दे रखी है, वो भी सामान लाने और ले जाने के लिए, ना कि पैसेंजर व्हीकल के लिए। उसमें किसी भी पैसेंजर को नहीं, पैसेंजर के लिए हमने सामान लाने और ले जाने के लिए दे रखी है। अगर बिना लाइफ जैकेट के उसमें किसी को ले जाया गया पाया जाता है तो क्या, तो ये अपराध है, हम उसकी बोट को सीज करेंगे। सूरजपुर चौराहे पर हो रहे मनमर्जी के निर्माण के विरोध में अब शहर की जनता भी उतर आई है। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर स्मार्ट सिटी से जुड़े कर्ता धर्ता यहाँ क्या करना चाहते हैं और निगम में बैठे जनप्रतिनिधि आखिर चुप क्यों हैं। इस चौराहे का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा अगर जल्द ही इसका निर्माण रोककर पहले जैसा नहीं किया गया तो। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने सोमवार को इस खबर को प्रमुखता से दिखाते हुए महापौर जी की बेबसी से भी सबको रूबरू करवाया था। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भूपेश चौबीसा ने अपने खुल्लम खुल्ला में व्यंग करते हुए जिम्मेदारों को जगाने की कोशिश की थी। श्री चौबीसा ने लिखा था कि सूरजपुर चौराहे की शहर में गजब बोलचाल है। लोग कह रहे हैं सब गोलमाल है। भाई, सब गोलमाल है। चौराहे की लंबाई का न सुर है न चौड़ाई की ताल है। लोग कह रहे हैं सब गोलमाल है। भाई, सब गोलमाल है। चौराहे की लंबाई चौड़ाई पर शहर में विरोध, जनता की मुश्किलें बढ़ाते कम से कम सबके मन में है क्रोध। चौराहा ऐसा ही बना तो ट्रैफिक का निकलेगा दम। पुलिस की परेशानी और बढ़ेगी रेंगते रेंगते हम। जब जनता की आवाज है चौराहा करो और छोटा, फिर क्यों जिद्दी नगर निगम इसे बना रही है मोटा। महापौर वाकई में इंजीनियर है तो दखल क्यों नहीं देते। अगर
कंफ्यूज है तो जनता की राय क्यों नहीं लेते? जनता में फजीती हो रही है। इस चौराहे के काम की क्या निगम लेगी जिम्मेदारी यहां लगने वाले जाम की? महापौर जी, सूरजपोल चौराहे पर वैसे ही जगह का है टोटा, फिर निगम क्यों लगाना चाहती है जनता को जाम का होटा? वहीं शहर के लोकप्रिय हिंदी दैनिक प्रातःकाल ने भी स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए हाल सूरजपोल पर चौराहा छोड़ाकर रास्ता कर दिया सकरा हेडलाइन से पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया था। वहीं इस मुहिम में अब शहर की जनता भी जुड़ने लगी है और पुरजोर विरोध भी कर रही है। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहना है शहर के चिंतकों का। जैसा कि आप सभी को विदित है, वर्तमान में शहर की एक प्रमुख समस्या से हम जूझ रहे हैं। शहर का व्यस्ततम सूरजपोल चौराहा, जो अपने आप में एक बड़ी हेरिटेज संपदा भी थी, जिसे अब नेस्तनाबूद कर उसे नया स्वरूप दिया गया है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। एक कहावत है कि बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। इससे कोई भी अन्यथा न ले, बट कई बार हमें लगता है कि जो शहर के कर्ता धर्ता है, अधिकारीगण हैं, वो शहर की आम जनता के सुझाव जो हैं, उनकी जो सजेशंस हैं, उन्हें बराबर रूप से नहीं लेते। आज से ठीक 6-7 महीने पहले मुझे याद है, मैंने शहर के जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के उस समय के जो एससी थे, चीफ इंजीनियर, उन्हें फोन करके बोला था कि सर, ये जो आप खुदाई करवा रहे हैं सूरजपोल चौराहे पर, जो तोड़फोड़ जिस तरह की हो रही है, उससे मुझे पूरा भरोसा है कि जो वाहन निकलने का दायरा है वो बड़ा सीमित हो जाएगा और शहर में गाड़ियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और शहर का सूरजपोल इलाका ऐसी जगह है जहां पर हर व्यक्ति, आसपास के कस्बों से आए हुए व्यक्ति भी अपने साधन ढूंढता है, वहां पर पैदल यात्रियों का आवागमन रहता है। तो प्लीज इस चौराहे को बहुत शॉर्ट एंड स्वीट डिजाइन कर ही एग्जीक्यूट करवाएं, ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई जान माल का नुकसान ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो। क्योंकि आज वहां पर जब वीडियो कॉच बसेज और बड़ी बड़ी जब गाड़ियां वहां से क्रॉस करनी होती है, तो सभी को आजकल जल्दी जाने की रहती है, कोई भी रुकने को तैयार नहीं होता। और इसी चक्कर में कई बार महिलाएं, बच्चे, स्कूल के जो ऑटो हैं, वैन है, वो सभी एक दूसरे से वहां पर उलझ जाती है इस चौराहे पर आकर। चाहे वो किधर से भी आए, चाहे वो टाउन हॉल के पीछे से आए, बापू बाजार पर आए, वो लोग आकर सूरजपोल चौराहे पर उलझ जाते हैं और ट्रैफिक का बहुत बड़ा मामला पेचीदा हो गया है। मैंने बीच में एसपी साहब को भी निवेदन किया था कि शहर के हर चौराहे से करीब 150-200 मीटर तक कोई भी ऑटो रिक्शा खड़े होने की अनुमति न दी जाए। सवारियों को जाना है 150 मीटर पैदल चलकर अपने अपने वहां पर रिक्शा स्टैंड बने हुए, वहां पर जाकर बैठे। पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो शहर के जो टाइगर है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के साथ साथ ट्रैफिक की व्यवस्था भी आप ही के अनुरूप सुरक्षित होनी चाहिए, सुचारू होनी चाहिए। इन और ध्यान दें। और शहर के जो आर्किटेक्ट्स हैं, जो स्मार्ट सिटी के अधिकारीगण हैं, उनसे भी निवेदन है कि सूरजपोल चौराहे की इस प्रॉब्लम को पुनर्विचार करें। जो नागरिक कोई सजेशन देते हैं, तो अगर वो सजेशन पॉजिटिव है, अगर लगता है कि वो दूरगामी फायदा देगा, तो उसे जरूर से आपको अपनाना चाहिए। धन्यवाद। सूरजपोल चौराहा जो अभी वर्तमान में जितना चौड़ा कर दिया है, उस कारण से अभी जो जाम की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें सारे लोग फंसे रहते हैं। और अगर मान लो कोई बड़ी रोडवेज गाड़ी और ये कोई आ जाती है, तो जो आम आदमी बाबू बाजार की तरफ जाना चाह रहा है या सूरजपोल अंदर स्थल मंदिर की तरफ जाना चाह रहा है, वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाता, उस जाम में फंस जाता है। अभी थोड़े टाइम पहले मेरे को दिल्ली गेट से गुलाबबाग की तरफ आने में लगभग सूरजपोल जाम पे आधा घंटा लगा। तो ये जो अभी स्मार्ट सिटी के तहत ये जो इसको चौड़ा बनाने की जो प्रक्रिया की जा रही है, उससे तो पहले जो था छोटा और गाड़ियाँ आसानी से निकल जाती थी, वो सबसे बढ़िया था। तो अगर प्रशासन अगर ऐसा कुछ करे कि इसको वापस वही वर्तमान वाली स्थिति में लेके आ जाए, जिससे कि ये जो ट्रैफिक जाम हो रहा है इसका कुछ कंट्रोल किया जा सके, और जो आम आदमी परेशान हो रहा है अपनी गाड़ियों को लेके वहाँ पे जाम में फंसा रहता है, उसको मतलब ये फंसावट जो रहती है उसकी वो उससे दूर हो सके। तो आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इसको वापस उसी तरीके से छोटा करने की जो प्रक्रिया है वो करें, या फिर इसको कुछ ऐसा करें कि ट्रैफिक जाम न रहे। मैं रेगुलर सूरजपोल चौराहे से क्रॉस करता हूँ। वहाँ पहले एक छोटा चौराहा हुआ करता था,
अब जो क्रॉसिंग है वो बहुत बड़ी कर दी गई है। अब जो भी आदमी डेलीगेट से आता है या फतेह स्कूल से आता है, उनको हर समय चौराहे के ऊपर एक वेटिंग सा या ट्रैफिक जाम सा फेस करना पड़ता है। अभी इन्होंने सारी जो लाइटिंग सिस्टम है वो ऑफ करके एक फ्लो ट्रैफिक सिस्टम बनाया हुआ है। वो एक बहुत अच्छा सिद्धांत है जो एक पुराने उदयपुर पद्धति से चल रहा था बहुत पहले। कभी अपने फोटोग्राफ में भी देखा है उदयपुर के। पर जो ये चौराहा जो बनाया है, मेरे हिसाब से वो चौराहा छोटा होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि आज उदयपुर में एक टूरिस्ट प्लेस है। मैक्सिमम प्रेशर जब टूरिस्ट सीज़न होता है, दिसंबर है, उस टाइम पे एक ट्रैफिक जाम से स्थिति बन जाती है। ट्रैफिक जाम, जो आदमी डेलीगेट पे सूरजपुर पे खड़ा हुआ है, वो ट्रैफिक पूरा टाउन हॉल तक क्रॉस करता है, इतना ट्रैफिक रहता है। तो अगर इस चौराहे को छोटा कर दिया जाए तो ट्रैफिक, मेरे हिसाब से तो ट्रैफिक फ्री फ्लो में होगा, और जो टूरिस्ट आते हैं वो एक अच्छी इमेज लेके जाएंगे कि उदयपुर का ट्रैफिक अच्छा है, या उदयपुर में एक प्रॉपर रोड्स व्यवस्थित हैं। अभी चूँकि स्मार्ट सिटी है, उदयपुर एक नए दौर की तरफ बढ़ने वाला है, तो अनडाउटेडली थोड़ा सा एक लोगों में एक असंतोष है। पर अगर ये एक छोटे-छोटे स्टेप्स हैं जिसके अंदर अगर थोड़ा सा अपन को इम्प्रूव किया जाए, अगर गवर्नमेंट, नगर निगम या जो भी डिपार्टमेंट है इसको डील कर रहे हैं, वो इसको अगर इम्प्रूव करें तो एक कदम अच्छा होगा उदयपुर स्मार्ट सिटी की तरफ। तो अभी जो सूरजपोल पे काफ़ी दिनों से जो चौराहा बना है, काफ़ी बड़ा और विशाल बन गया है। तो इससे क्या हो रहा है कि आम जन को बड़ा परेशानी आ रही है। मैं भी कई बार ऐसे चौराहे से निकला हूँ, तो कई बार जैसे जाना पड़ता है, तो इधर हम जब सूरजपोल से निकल कर डेलीगेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो घूम के जाते हैं, तो कई बार बहुत लंबा जाम लगता है। कई बार तो हमको ठेठ उदयपुर तक भी जाम मिलता है। सूरजपोल जाने की कोशिश करते हैं पर उदयपुर तक भी जाम मिलता है। तो इससे बहुत परेशानी और बढ़ गई है। तो हम चाहते हैं कि भाई कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे आम जन को परेशानी का सामना कम करना पड़े। तो मेरा सूरजपोल से कई बार कॉलेज के लिए जाना होता है, तो उस समय वहाँ पे जो रश मिलता है उससे अक्सर लेट हो जाते हैं, चाहे 10 बजे का टाइम हो या 5 बजे का टाइम हो। इवन कई बार लंच में घर आते हैं तब भी दिक्कत आती है कि चौराहा इस तरह से बना दिया गया है, अनियमितता बनी हुई है। और ट्रैफिक कुछ इस तरह से बना हुआ है कि हमेशा वहाँ पे जाम ही बना रहता है। स्मार्ट सिटी के नाम पे सुविधा डेवलप हो रही है, लेकिन ये सुविधा नहीं बन गई, दुविधा बन गई है कि चौराहा अपने आप में छोटा होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए। ख़त्म होने के बजाय वो चौराहा अपने आप में एक ऐसी गले की फांस बन गया है कि इतना घूम के जाओ और रास्ते में इतनी गाड़ियाँ मिलती है कि एक तो लेट हो जाओ और मन मुटाव वाली बातें हो जाती है। 2 बात सुनने को मिलती है, 2 बात सुनानी पड़ती है। क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पे कहीं ना कहीं हम एक सिविलाइजेशन को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए इसका समाधान कुछ इस तरह से हो कि चौराहा भी छोटा हो, ट्रैफिक का रश भी कम हो और हम सही डायरेक्शन में बढ़े। मेरी दृष्टि में उदयपुर शहर विश्व का एक विरासत नगर है और हेरिटेज सिटी होने के कारण इसको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जा रहा है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि उदयपुर शहर में जो चौराहे हैं, चेतक का चौराहा हो, चाहे सूरजपुर चौराहा हो, चाहे हाथीपुर का हो, ये चौराहे बहुत पहले विरासत, आजादी के पहले इतने प्लान बने हुए थे मानव फतेह सिंह के समय, भोपाल सिंह के समय। और इस दृष्टि से अब बदलती जो परिस्थितियाँ हैं, दुनिया भर के टूरिस्ट उदयपुर में आते हैं। उदयपुर अब वर्ल्ड के मैप पर है, देशी पर्यटक भी, विदेशी पर्यटक भी। ये सूरजपुर बाहर जो बड़ा चौराहा है, ऐसा लगता है कि इसको प्लानिंग के साथ बनाने की आवश्यकता थी। कई बार तोड़ते हैं, कई बार बनाते हैं। उदयपुर इस चौराहे की जो का इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उदयपुर का जो एंट्रेंस है वो देवाली का जो एंट्रेंस है, देवाली के दरवाजे से लगकर के राजमहल के बीच उदयपुर का एक यूनिक दरवाजा है। इस दृष्टि से फतेह मुगल के सामने जो चौराहा इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि इसे यातायात अवरुद्ध हो रहा है। पैदल जाने वालों को कोई वहाँ पहुँच नहीं है, भ्रांति हो जाती है, कई एक्सीडेंट होने की संभावना थी। काफ़ी समय तक पैदल जाने वालों का क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है ही, लेकिन 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को भी लाइन लगानी पड़ती है। और उदयपुर के अंदर जो क्रॉस रोड बनने हैं, सिटी स्टेशन से लेकर के दिल्ली गेट तक जाने का जो क्रॉस रोड है, और जैसे राजमहल गुलाब बाग को क्रॉस करता है, ऐसी स्थिति में मेरी मान्यता ये है, उदयपुर के जो टाउन प्लानर्स है, नगर नियोजक है, नगर निगम है, तो इस प्रकार से प्रबुद्ध लोगों की राय ली जाए। विशेष तो विशेषज्ञ मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग के मैनेजमेंट के देखरेख में इंजीनियर्स है, टाउन प्लानर्स है,
ऐसे लोगों की राय बेच करके कई बार अखबार पढ़ते की राय दी जा रही है, उदयपुर को बड़ा दिखाया जा रहा है, इसकी विरासत को मेंटेन किया जा रहा है। लेकिन उदयपुर जो स्विच बोर्ड है, दरवाजा है, ये शहरपना जो है उदयपुर की प्राचीन तरह के ओल्ड उदयपुर न्यू उदयपुर के बीच है। इट डिवाइड्स उदयपुर पुराना, उदयपुर नया। तो स्विच बोर्ड बाहर का जो उदयपुर है, ऐसा लगता है कि ये नया है, लेकिन एक्चुअली होता है कि सेवाश्रम का जो रोड है ये उदयपुर नया है, हीरोनगरी का जो एरिया है उदयपुर नया है, और पुराना उदयपुर तो वही है जो बोले आपके एमबी कॉलेज हो, पीएन कॉलेज हो, ये आपका स्विच बोर्ड फतेह मोगल, ये उदयपुर की धरोहर है। उदयपुर दुनिया भर के लोग जानते हैं। महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन लगा करके राजबाग गुलाबबाग जाने वाला था, अहमदाबाद जाने वाला जैसे हाईवे नंबर 1 जो दिल्ली वाला है, तो ये रोड पर चौराहे बनाया जा रहा है। मेरी दृष्टि से इसकी जोग्राफिकल से देखी जाए तो वो ग्राफिकल दृष्टि देखा यातायात के विषय से कुछ लाया नहीं जाए, तो इंजीनियर से लाया जाए, सबको मिला करके समेकित, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ हो। जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद में बहुत बड़े बड़े चौराहे हैं और बहुत बड़ा सिटी है। वहाँ की आप देखिए कि जो सिटी बेसिस रोडवेज, मैं बहुत पहले मेरे दोस्त डॉक्टर गिरीश माथुर और मैं जब बहुत पहले अहमदाबाद गए थे, तो उस समय में अहमदाबाद में जो यातायात का प्रबंध इतना उत्तम था कि आज भी माथुर साहब उन दोनों कई बार बातचीत करते थे कि भाई वो अहमदाबाद में आप किसी भी लाल चौक से, लाल दरवाजे से अब चले जाएं तो अहमदाबाद में कभी भी कोई अवरुद्ध नहीं है, तो बड़े बड़े चौराहे पहले भी थे, आज भी है। शहर के अम्बावाता थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चोरी की वारदात से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल हो गया। बड़गांव बेडला रिंग रोड पर स्थित एक कॉम्प्लेक्स पर यह वारदात सामने आई है, जहां पर चोरों ने 2 फ्लैट्स को निशाना बनाते हुए करीब 35 लाख के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया है। इतनी बड़ी चोरी की वारदात के बाद एक तरफ जहां परिवार वाले सदमे में हैं, वहीं पुलिस की नींद भी उड़ गई है। वैसे फ्लैट्स मालिक की माने तो महिला चौकीदार को ही चाबी देकर कुछ काम से गए थे, बाद में जैसे ही आए तो ताला ही नहीं लगा था और अंदर जाकर देखा तो चोरी का पता चला। फ्लैट मालिक ने महिला चौकीदार पर ही शक जाहिर किया। वहीं बात तो यह भी सामने आई है कि 2 बाइक सवार आए और महिला गार्ड से कुछ बात करने के बाद चाबी लेकर ऊपर चढ़े थे। मैं तो गांव गया हुआ था, मिसेज का फोन आया अपने घर पे चोरी। मेरी मिसेज ज्योति स्कूल में टीचर है, बच्ची ऊपर से कपड़े देन प्रेस करने के लिए नीचे चौकीदार के पास चाबी छोड़ के गई और वापस आई जब ऊपर ताला नहीं था और अंदर से 25 तोला तो सोना और 20-25 हज़ार रुपये कैश लिए, काले टूटे हुए कपड़े बिखरे, और नीचे वाले फ्लैट में भी ये की ये बात हुई। वहाँ से कितना ले गए? वहाँ से भी 12 तोला सोना और कुछ कैश लगा। टोटल कितना? करीब 40 लाख के आसपास। जी 40 लाख के आसपास। किस पे शक है आपका? चौकीदार के अलावा हम किसी पे, क्योंकि चौकीदार जब चाबी चौकीदार के पास छोड़ के गए, अब ताला टूटा हुआ नहीं है, ताला खुला हुआ है, ताला मिला ही नहीं। मतलब दोनों ही फ्लैट में जो नीचे वाले फ्लैट वाले हैं वो यहीं बैठे हुए हैं नीचे, उनका भी ताला नहीं है और हमारे फ्लैट का भी ताला नहीं है। अगर आप उदयपुर में रोडवेज बस से कोई सफर करने जा रहे हैं तो बस स्टैंड जाने से पहले संभल जाइए, क्योंकि बस स्टैंड के पीछे वाले गेट को अब चुनवा दिया गया है। बस स्टैंड के पीछे वाले गेट से आना जाना अब संभव नहीं होगा। आपको बता दें कि उदिया पुल से यह लिंक रोड सीधा कुमारों के भट्टे पर मिलती थी और ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए ही इस रोड को बनाया गया है। जब से यह लिंक रोड बनी है तब से उदिया पुल पर ट्रैफिक कम होने की बजाय बढ़ गया है। हजारों वाहन प्रतिदिन इस लिंक रोड से निकलते हैं और इसी वजह से यहां खड़े रहने वाले छोटे ठेला व्यवसायियों और ऑटो चालकों को भी रोजगार मिलता है। साथ ही रोडवेज बस से सफर करने वाले यात्री भी इसे पीछे वाले दरवाजे से होकर बाहर निकलते थे और सामने ही छोटे ठेले व्यवसायियों को कुछ रोजगार भी मिल जाता था। अब ना तो छोटे ठेले व्यवसायियों के साथ ऑटो चालकों को रोजगार मिलेगा और ना ही इस बस स्टैंड पर आने वाले पैसेंजर आसानी से बाहर निकल पाएंगे। इस रास्ते को बंद करने के बाद यहां आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ऑटो चालकों और ठेले व्यवसायियों ने अपनी पीड़ा उदयपुर न्यूज को बताते हुए कहा कि हम किसी अमीर बाप की औलाद नहीं हैं और ना ही हम पैसे वाले हैं, हमें तो हमारा गुजर बसर इसी तरह करना पड़ेगा। अब रोडवेज में सफर करने वाले यात्री ना तो हमें रोजगार देंगे और ना ही आसानी से अपना सफर तय कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस दरवाजे को बंद करने
करने के साथ ही पास ही में एक दीवार के कुछ हिस्से को तोड़कर आने जाने का रास्ता बनाया गया है। लेकिन वहां इतनी गंदगी है कि वहां गुजरने वाले यात्री उसे शौचालय की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह काफी बदबू भी पसरी रहती है और पैसेंजर अपने मुंह पर रुमाल रखकर उस रास्ते से गुजरते हैं। अब रोडवेज बस स्टैंड पर आसानी से आने जाने वाले रास्ते को क्यों बंद किया गया, यह सोचने वाली बात है। लेकिन जब हमने बाहर खड़े ऑटो चालकों से बात की तो उन्होंने रोडवेज परिसर में कैंटीन का ठेका नहीं उठने के कारण इस रास्ते को बंद करना बताया। मतलब साफ है कि रोडवेज में बने कैंटीन का ठेका कोई नहीं ले रहा था, क्योंकि वहां बाहर के ठेलों पर लोग नाश्ता पानी कर लेते थे। वहीं जब हमने भारतीय परिवहन मजदूर संघ के सत्यनारायण शर्मा से बात की तो उन्होंने कर्मचारियों की मांग पर ही इस दरवाजे को बंद करना बताया और कहा कि रोडवेज को बाहर बने ठेला व्यवसायियों और ऑटो चालकों से राजस्व का घाटा हो रहा है, क्योंकि यहां जो पैसेंजर जाते हैं वह बाहर खड़े ऑटो, ओला या उबेर में बैठकर अपने गंतव्य तक चले जाते हैं, जिससे रोडवेज को राजस्व का घाटा हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या एक दरवाजा बंद करने से रोडवेज का घाटा पूरा हो जाएगा, और यदि हां तो उस दरवाजे को बंद करके पास ही में नया दरवाजा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, ये हमें कर्मचारियों की डिमांड थी कि भाई ये जो पहले गेट खुलवाया था तो वो काम चल रहा था इसलिए खुलवाया था बसों के आवागमन के लिए, लेकिन हम कर्मचारियों का ये मकसद है कि अभी रोडवेज को जो लॉस हो रहा है और यहाँ क्या कि अवैध वाहनें पार्क होने लग गई है, जिसमें डूंगरपुर की साइड की अवैध जीपें हैं, अवैध वाहनें हैं, लोक परिवहन की वाहनें यहाँ लगने लग गई है, जिससे क्या कि रोडवेज को राजस्व का नुकसान होने लग गया और रोडवेज के यात्री आकर के उन अवैध वाहनों में बैठने लग गए। इसलिए हम कर्मचारियों की डिमांड थी कि इस गेट को बंद किया जाए, जिससे कि आवागमन का जो बाहर का जो उधर का जो रास्ता है, फिर क्या इधर पार्किंग की भी नहीं है, यात्री इधर आते जाते हैं, ये वाहन जो ये निजी व्हीकल जो लेके आते हैं स्कूटर मोटरसाइकिल यात्रियों को छोड़ने के लिए, वो यहाँ पार्किंग की स्थल भी नहीं होने से क्या कि ये एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है। इसलिए हमने निगम प्रशासन से मांग करी थी कि भाई ये गेट बंद किया जाए, जिससे कि यात्री बाहर के अवैध वाहनों में नहीं जाए और रोडवेज को नुकसान नहीं हो। इसलिए ये गेट बंद करवाने के लिए निगम प्रशासन ने बाहर आते हैं, इसलिए गेट नहीं होगा तो आएगा नहीं यात्री। पता पड़ेगा बाहर आने के बाद पता पड़ेगा गाड़ियाँ खड़ी है, पहले कैसे पता पड़ेगा? ये हमने डिमांड थी, इसलिए हमने इसको, क्योंकि एक ही गेट होना चाहिए और एक गेट हमने उधर निगम प्रशासन में लोग यहाँ से आते जाते थे, उसके लिए उधर से परेशानी नहीं होगी। उधर से एक छोटा गेट उनको आने जाने के लिए यात्रियों के, उधर से जो मेन गेट बनाया हुआ है उधर पार्किंग की उधर भी जगह है, वहाँ एक्सीडेंट का खतरा नहीं है, इसलिए उधर एक छोटा गेट बनाने के लिए हमने निगम प्रशासन को कहा है, और वो नहीं बनाएंगे तो हम बात करेंगे। यहाँ से क्या जो अवैध जो दूसरे टेम्पो वाले जो है ना, जुगनू ओला उबेर वाले, वो यहाँ से सवारी पकड़ के और ऑटो में बिठा के ले जाते, और जो सवारी अगर रोडवेज की होती ना वो प्राइवेट में ले जाके बिठाते हैं। इसलिए हाँ बिल्कुल। लेकिन आने जाने वाले के वो अपनों को उससे वो नहीं है। बाकी ये है कि लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका क्या करें? उसका तो अब प्रशासन, आप रोडवेज के राजस्व के लिए नहीं बंद कर रहे हैं या यात्रियों की रोडवेज के लिए, क्योंकि हम सुविधा से मतलब यात्री से हमें कोई मतलब नहीं। सब कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन गरीबों के लिए मार पड़ रही है। जब आपको रास्ता अगर यहाँ बंद ही करना था तो खोला किस लिए आपने? आज यहाँ अगर इतने खड़े हुए हैं ठेले वाले, दो ऑटो वाले, दो पैसा कमाने के लिए आए हैं ना। अब आप बोलते हो यार ओला वाला आ गया, वो आ गया, वो भी तो पैसा कमाने के लिए आया है ना। तो आपको सबको व्यापार मिल रहा है। ये रास्ता जो अभी बंद किया हुआ है, ये रास्ता मेरे हिसाब से और जनता के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल ही गलत बन गया है, क्यों यहाँ पर जो जितने व्यापारी हैं उन सबको नुकसान ही होगा। ठीक है, इस रोड पे सबको रोजगार मिलता है मालिक। अगर इस रास्ते पे अगर रोजगार नहीं मिलता तो आपने रास्ता खोला किस लिए? यहाँ से बंद करते, आगे से खोल देते, आपकी बस जाने के लिए आप रख देते रास्ता। इस रास्ते को आम रास्ता किया क्यों? जब आम रास्ता होता है तो पब्लिक को फायदा होना चाहिए, पब्लिक को सुविधा मिलनी चाहिए। और जो व्यापारी बिजनेस कर रहा है, ये जो जितने ठेले लग रहे हैं पीछे, ये कोई करोड़पति बाप की औलादे नहीं है, ये गरीब है। सुबह उठते हैं 5 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे तक व्यापार करते हैं, तो 200-500 रुपये इनके परिवार के लिए ले जाते हैं। बाकी इनका कोई इशू नहीं है। ये रास्ता जो बंद किया है इन्होंने बिल्कुल ही गलत किया है। ये तो पूरा गलत ही अवैध निर्माण हो रहा है। और मेरा एक ही कहना है बस इसके बीच में एक कुछ ऐसी जगह निकाले जो जहाँ से कस्टमर निकल सके, आने जाने वाला यात्री निकल सके। बस मेरा यही निवेदन है। बाकी आप बंद करें तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। और रोडवेज का रास्ता भले घाटे में जा रहा है और फायदे में जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। इतने समय इससे बंद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अंदर वाले कहते हैं कि बाहर वाले सारे
अंदर वाले बाहर आ जाते हैं। तो ये आएंगे, ये वो तो नेचुरल है, क्योंकि रास्ता दे रखा है और रास्ता तो जरूरी है, और रास्ता नहीं होगा तो यहाँ ट्रैफिक होगा। अब 200 फीट आपने बनाई है, किस लिए बनवाई है? कि कुछ आ सके, कोई भी आ सके जाने आने वाला, इसलिए। और उस साइड से जो निकाल रहे हैं रास्ता, वो देखो आप, कीचड़ बाथरूम कर रखा है, नाक हाथ लगा के नाक पे जा रहे हैं लोग बाग, और बस आपके परेशानी हो रही है। बस आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि कृपया कर इसको थोड़ा सा खोले, यूं ना पूरा बंद करें, आने जाने वालों को तकलीफ ना हो। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577, New Navratna Complex, Udaipur. Visit www.vaidehidevelopers.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660-733-167।
एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। शहर के उदियापोल बस स्टैंड के पीछे वाले गेट पर इन दिनों ओला, उबेर, टैक्सी वालों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। इनमें से कौन असली टैक्सी वाला है और कौन नकली है, इसका पता लगाना आम जनता के लिए काफी मुश्किल हो गया है। मंगलवार दोपहर एक ऐसा ही वाकया देखने को मिला जिसमें एक बाइक चालक की गाड़ी के आगे की नंबर प्लेट प्राइवेट परमिट की थी और पिछली नंबर प्लेट टैक्सी परमिट की थी। इसे देखकर आम जनता भी परेशानी में आ गई कि इस पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। एक ऑटो चालक ने इसके बारे में वहां खड़े ट्रैफिक पुलिस को बताया तो उसने कह दिया कि मैं ट्रैफिक में हूं और मेरी यहां सिर्फ ड्यूटी लगी है, मैं इन्हें पकड़ नहीं सकता। यह पूरा मामला जब उदयपुर न्यूज की टीम ने देखा तो संबंधित विभाग को सूचित किया और विभाग के निर्देश पर पुलिसकर्मी दोहरे रजिस्ट्रेशन वाली बाइक को थाने ले गए। पीछे टैक्सी नंबर है, ना के बिना टैक्सी नंबर। कलर का क्या? कलर हट गया तो अब मैं क्या करूं इसमें? पूरा पीला कलर हट गया इससे। 4159 है। 4159 है। प्लेट वाइट 1159 लिखा हुआ है। 1159 दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं। नंबर कैसे आप दे दो ना, आप जो करना है तो कर लो, वो हम थोड़ी के नजर थोड़ी मैं की। अंजुमन तालीमुल इस्लाम की नई कार्यकारिणी की घोषणा मंगलवार को हो गई। इस संदर्भ में मुखर्जी चौक स्थित अंजुमन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई जिसमें निर्विरोध निर्वाचित कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस बार भी 11 पदाधिकारियों सहित नए सदर मुजीब सिद्दीकी को चुना गया है। इस अवसर पर समाज के कई वरिष्ठ जन भी मौजूद रहे। नए सदर ने बताया कि इस बार कार्यकारिणी सबसे पहले समाज के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देगा, साथ ही पुरानी कार्यकारिणी के अधूरे कामों को पूरा करेंगे। आज हमारे बीच में हमारे कन्वीनर साहब अमजद अली खान साहब ने हमारे को निर्विरोध निर्वाचित किया है। इसमें मेरे सभी साथी नायब सदस्य पे अशफाक साहब, सेक्रेटरी पे आबिद खान साहब, जॉइंट सेक्रेटरी पे उमर फारूक साहब और कबीना मेंबर में हमारे सुल्तान खान साहब, सैयद इरशाद अली जी, अयूब डायर जी, गुलाम दस्तरी जी, सैयद हसनैन जुबली जी, नवेदुज्जमा, इन्होंने सबने कैबिनेट की पदभार ग्रहण किया। मतलब उन्होंने अमजद अली साहब ने उसके उनको सर्टिफिकेट दिए। अब हमारा उद्देश्य कैबिनेट की पहली मीटिंग करके पुरानी कमेटी ने जो कार्य करे हैं उनको आगे बढ़ाना, उनसे काम का डेवलपमेंट करना और हमारा मुख्य उद्देश्य हमारी शिक्षा पे रहेगा। इस कौम की शिक्षा को हम कैसे आगे बढ़ाएं और अंजुमन की एक जमीन जो पिछली कैबिनेट का भी एजेंडा था लेकिन उसमें कामयाब नहीं रहे, उसको हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। आदित्यार्क महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। सनातन मंच के जिलाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक प्रदीप श्रीमाली ने बताया कि भव्य समारोह के तहत सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सनातन धर्म में सूर्य उत्तरायण का विशेष महत्व होता है। इसके प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यह भव्य आयोजन सुबह 8 बजे गंगा घाट महाकाल मंदिर पर 15 जनवरी को किया जाएगा, जिसके तहत भगवान सूर्य को अर्घ्य कर पूजन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन का सफल बनाने के लिए कार्यक्रम के सह संयोजक नेमीचंद आचार्य और ललित सेन को बनाकर जिम्मेदारी दी गई है। आयोजन समिति में युवा टीम में विनोद भंडारी, सुनीत सनाड्य, नितिन कालरा, विकास निगम, सूरज चौहान, ऋषिराज सिंह, अनिल श्रीमाली, गिरीश श्रीमाली, केशव वारी, चेतन शर्मा सहित अनेक युवा अपनी अपनी महती भूमिका निभाएंगे। सनातन मंच के तत्वाधान में किया जाने वाला आदित्यार्क महोत्सव की तैयारी इस वर्ष भी शुरू हो गई है। भगवान सूर्य नारायण को महाकाल मंदिर में 15 जनवरी को प्रातः 8 बजे अर्घ्य दिया जाएगा। सूर्य का उत्तरायण में आना मकर संक्रांति कहलाती है और इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना एक विशेष महत्व होता है। यह हमारे हिंदू समाज, हमारी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में इसका बड़ा ही विशेष महत्व रहता है, क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से शारीरिक बीमारी और शारीरिक कष्टों का निवारण होता है, परिवार के कष्टों का निवारण होता है और ग्रह जो हमारे ग्रहों की चाल जो इसमें उतार चढ़ाव होता है उसमें उन कष्टों का निवारण होता है। इस निमित्त भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
इसमें हम भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। इसके निमित्त शहर में निमंत्रण देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। भगवान मोरा गणेश जी को निमंत्रण देकर पूरे शहर में निमंत्रित किया जाएगा तथा इस कार्यक्रम के निमित्त निमितचंद जी आचार्य और ललित सेन को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। एवं मैं आपके चैनल के माध्यम से एवं सबसे यही कहूँगा कि अपने सपरिवार और अपने पत्नी के साथ, जोड़े के साथ पधारें और इस कार्यक्रम की इस पूजा में बैठें। हम इस बार विशेष पूजन में हमारे देश की सुरक्षा में खड़े हुए सैनिक, उनकी रक्षा के लिए भी भगवान सूर्य नारायण से के अर्घ देकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, महादेव के जलाभिषेक करके प्रार्थना करेंगे कि उनकी सुरक्षा करें और उनके सारे कष्ट दूर हो, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे। इस निमित्त भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाएगा। संपूर्ण समाज के सभी धर्म प्रेमी इस भव्य महाआयोजन में सपरिवार सपत्नी महाकाल मंदिर गंगा घाट प्रातः 8 बजे आमंत्रित है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाली पीढ़ी में और युवा टीम इस कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा हिस्सा ले, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति की एक जीवंत उदाहरण है और ये हमारे संस्कृति और आने वाली पीढ़ी इस संस्कृति को बचाए, इसके लिए भी हमें इस कार्य में लगना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति तभी रह सकती है जब हम इस तरह के कार्यक्रमों में हमारे बच्चों को जोड़ें। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में पधारें और इस भव्य आयोजन को सफल बनाएं। जय श्री कृष्ण। उदयपुर जिले के लसाड़िया थाना क्षेत्र में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। आपको बता दें कि आर्निया गांव के धावड़ा वेला के जंगलों में ग्रामीण को रविवार को पेड़ पर लटका हुआ शव दिखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। इस पर एसआई शंभू सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और पेड़ पर लटके युवक की शिनाख्त की तो मृतक का उसी गांव का होना सामने आया, जिसका नाम दिनेश मीणा था और उसकी उम्र 16 वर्ष थी। जैसे जैसे पेड़ पर फांसी लगने की सूचना मिलती गई, वैसे वैसे ग्रामीणों की संख्या घटनास्थल पर पहुंचना शुरू हो गई। माहौल बिगड़ता देख सलूम्बर डीएसपी रतनलाल चावला, गिंगला थानाधिकारी गज सिंह सहित सलूम्बर थानाधिकारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर शव को नीचे उतारा। इसके साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए लसाड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा गया। शाम होने तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। वहीं मृतक के भाई कैलाश ने बताया कि दिनेश 3 दिन से लापता था। कैलाश ने अपने भाई की हत्या का अंदाजा जताते हुए पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाने की मांग की। सोमवार सुबह से ही लसाड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भीड़ जमा होने लगी। मौके पर लसाड़िया थाने का जाप्ता तैनात था। सोमवार को मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, परंतु परिजनों ने शव नहीं लिया और हत्या की आशंका जताते हुए हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। मंगलवार दोपहर को लसाड़िया पुलिस ने नामजद लोगों को एक बार की हिरासत में लिया तो मामला शांत हुआ व परिजनों ने अंतिम संस्कार के लिए शव उठाया। उदयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और सिंगानिया विधि महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को सिंगानिया व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया। इस व्याख्यानमाला में छात्रों को आपसी राजीनामे से विवादों के निस्तारण विषय पर संबोधित किया गया। व्याख्यानमाला के दौरान जिला न्यायाधीश रविंद्र माहेश्वरी ने कानून के विद्यार्थियों को हाल ही में लॉ में हुए बदलाव को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान कानून की किताबों के प्रसिद्ध लेखक बसंती लाल बाबेल ने छात्रों को परीक्षा के दौरान पढ़ाई करने के टिप्स दिए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लॉ के विद्यार्थियों को न्यायाधीश और वरिष्ठ वकीलों से रूबरू कराना था, जिससे वे कानून के प्रति अपने ज्ञान को और ज्यादा बढ़ा सके। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अशोक आचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए इस तरह के आयोजन लगातार होना चाहिए, जिससे वे वरिष्ठ वकीलों से संपर्क में रहकर व्यावहारिक ज्ञान बढ़ा सके। आज सिंगानिया लॉ कॉलेज के अंदर आदरणीय बाबेल साहब का जो व्याख्यान सिंगानिया व्याख्यानमाला के तहत जो व्याख्यान हुआ, इसमें आदरणीय बाबेल साहब ने जो रिसेंटली लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुए इसके बारे में स्टूडेंट्स को बताया। आदरणीय डीजे साहब रविंद्र जी माहेश्वरी भी बता रहे हैं, उन्होंने एडीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के बारे में छात्रों को अवगत कराया। इसके साथ हमारे सीजीएम साहब भी बता रहे थे, उन्होंने भी छात्रों को कैसे तैयारी की जाए और कैसे उनको भविष्य के अंदर पढ़ाई करके और आगे बढ़ना है उसके बारे में बताया।
आज बाबेल साहब की जो पुस्तकें चलती है उसके आधार पर हमने छात्रों को बताया कि भाई कैसे इनको तैयारी करनी है परीक्षा के लिए और कैसे वो फ्यूचर में जाके किताबों के माध्यम से अच्छे अधिवक्ता बन सकते हैं, कैसे जज बन सकते हैं, ये सब बढ़िया। पंचायती राज संस्थानों के आम चुनाव को लेकर मंगलवार को उदयपुर सुखाड़िया विश्वविद्यालय सभागार से मतदान दलों की रवानगी हुई। उदयपुर जिले की 4 पंचायत समितियों में बुधवार को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। ऐसे में नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए आरओ और पीओ को मतदान स्थलों तक की रवानगी की गई। रवाना हुई टीमें बुधवार से अपने अपने पंचायत मुख्यालय पर निर्धारित समयानुसार नाम निर्देशन प्राप्त करेंगी और फिर मुख्यालय पर लौट आएंगी। आरओ और पीओ के रवाना होने से पहले इन्हें अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सभी अधिकारियों को नाम निर्देशन प्राप्त करने और उससे जुड़े प्रक्रिया के विस्तार से समझाया गया। अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान अधिकारी अलग अलग वाहनों से अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि बड़गांव, भिंडर, वल्लभनगर और कोटड़ा पंचायत समितियों के लिए बुधवार से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। जहां निर्विरोध निर्वाचन होगा, निर्विरोध निर्वाचन होने पर ही प्रपत्र साफ भर के लाना है, अन्यथा उसका कोई काम नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए उदयपुर जिले की 4 पंचायत समितियों के लिए समस्त पंचायत मुख्यालयों पर एक आरओ और एक पीओ इन चुनावों में नाम निर्देशन पत्र पंच एवं सरपंच पदों के प्राप्त करने के लिए आज यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। इस प्रशिक्षण के उपरांत ये निर्धारित रूट से निर्धारित वाहनों से संबंधित पंचायत मुख्यालय पर पहुंचेंगे। कल वहां 10:30 से 4:30 बजे के बीच में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे और नाम निर्देशन के उपरांत परसों इनकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के साथ ही सिंबल अलॉटमेंट करके या निर्विरोध निर्वाचन होने की स्थिति में उन संबंधित अभ्यर्थियों को प्रारूप 11 में शपथ दिला करके उन्हें निर्वाचन का प्रमाण पत्र जारी करके और पुनः जिला मुख्यालय के लिए लौटेंगे। आज प्रातः इस विवेकानंद सभागार में माननीय जिला कलेक्टर महोदया और हमारे प्रशिक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी आदरणीय श्री रामजीवन जी मीणा साहब दोनों ने और अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय एडीएम प्रशासन श्री ओम प्रकाश जी बुनकर साहब ने भी इस सदन को संबोधित किया था। उन सबका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इसी के साथ हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि ये जितने भी मतदान दल जो आज हमारे पंचायत मुख्यालयों पर जा रहे हैं, ये नियमों के ज्ञान के साथ में अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए पंच और सरपंच के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करके पुनः जिला मुख्यालय के लिए लौटेंगे। जिले के फतेहनगर थाना क्षेत्र में एक साथ हुई आधा दर्जन चोरियों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इसके साथ ही पुलिस की रात्रि गश्त की पोल भी खुलकर सामने आ गई है। चोर इतने बेखौफ थे कि 1-2 नहीं पूरी की पूरी 6 जगहों पर सेंध मारी है। पूर्व में फतेहनगर पालिका ने वादा किया था कि पूरे कस्बे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी, लेकिन यह वादा तो सिर्फ बातों में ही रह गया। अगर कस्बे में सरकारी सीसीटीवी होते तो चोरों की पहचान कर पाना काफी आसान होता। फिर भी मेन चौराहे पर स्थित सोनी जी की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की गतिविधियां कैद हो गई है। सभी वारदातें अनुमानतः 11 से 12:30 बजे के बीच की होनी बताई जा रही है। सवेरे जैसे ही लोग घरों से बाहर निकले तो चोरियों का पता चला। इस पर कस्बे वासी काफी आक्रोशित हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया और रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही जांच शुरू कर दी। वहीं सीसीटीवी के आधार पर संदिग्धों के बारे में जानकारी भी जुटाई जा रही है, क्योंकि यह चोरियां पूरी तरह से सुनियोजित लग रही थी, जिसकी पहले से रेकी भी की गई होगी। पहले तोड़ के गल्ला तोप ले गए। गले में क्या था? 3000 की रेज की 1500 रोककर। 3000 रुपये की रेजगारी थी और 1500 रुपए केस थे। पता है कुछ कितने बजे आए चोर? ये कोई पता नहीं है। आसपास में और चोरी हुई? सामने दूध वाले की डेयरी वाले के भी चोरी हुई। आपके ताले तोड़े? ताले ले गए, तोड़े तो तोड़े ले गए। अच्छा, ताले तोड़ के ताले साथ ले गए। दुकान के अंदर से चोरी हुई, 20,000 रुपए रोककर केस चोर लेके गए। अच्छा, ताला तोड़ के? ताला तोड़ दिया था आगे से। और कुछ नुकसान हुआ? और तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कैसे लेके गए। अच्छा, कहाँ से तोड़ा ताला? आगे से, मेन दरवाजे से। मेन दरवाजे से। नगर पालिका के द्वारा CLG मीटिंग कई बार बुलाई गई, पर नगर पालिका ने अभी तक सीसीटीवी कैमरे को अभी गांव में लगाने की आवश्यकता थी, पर अभी लगाया नहीं। इससे चोरियां बढ़ रही है और आए दिन ताले टूटते रहते हैं। गश्त 2 दिन से बंद है, बाकी पुलिस गश्त होती है रात को, पर पुलिस गश्त नहीं हो रही अभी। CLG मीटिंग में कई बार कैमरे लगाने की बात हुई थी, लेकिन आज दिन तक वो कैमरे नहीं लगे और यहाँ के अफसर भी कहते हैं हाँ लगाते हैं, बाद में लगाएंगे। ये अगर कैमरा होता तो आज चोरियां नहीं होती। यहाँ से एक तो बंडा गया पूरा,
और एक ऊपर से और भंडार तोड़ा। अच्छा, उसमें से पैसे निकाल के ले गए, वो दुकान यहाँ से तो भंडारी उठा के ले गए ये लोग। यहाँ से नीचे से तो भंडार गया और पूरा का पूरा उठा के ले गए। अच्छा, ऊपर के भंडार में से दोनों तरफ के ताले तोड़ के उनमें से पैसे निकाल के। कितना पैसा होगा अंदाजन? लगभग दोनों भंडारों में 5-6 हजार रुपये। अच्छा अच्छा, दो ही भंडार, क्योंकि पोल्यूशन के बाद में खोल रहा था। संभाग के चित्तौड़गढ़ शहर के जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विकास की राशि के गबन के मामले को लेकर महाविद्यालय द्वारा आयुक्तालय के आदेशों की पालना नहीं करने का पुरजोर विरोध किया गया। विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्य सेवक के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि महाविद्यालय में 80 लाख रुपए का गबन सामने आया था, लेकिन ऑडिट में यह आंकड़ा 3 करोड़ के पास पहुंच गया है। इस मामले में इस दौरान लेखाकार और प्राचार्य के पदों पर रहे कार्मिकों के विरुद्ध कॉलेज को आयुक्तालय ने प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने कॉलेज प्रशासन को चेतावनी देते हुए 7 दिनों में एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। साथ ही कहा है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो सभी छात्र अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। ज्ञापन के दौरान एबीवीपी से जुड़े कई पदाधिकारी और छात्र मौजूद थे। महाविद्यालय में पहले विद्यार्थी परिषद द्वारा जब मामला उठाया गया तो 80 लाख मामला शुरुआत हुई थी और आज लमसम 3 करोड़ के लमसम आंकड़ा पहुंच गया है। और कॉलेज प्रशासन और जो भी प्रशासन है वो अपने किसी राजनीतिक दबाव या किसी कारणवश अभी तक हमारे महाविद्यालय में जो घपले में शामिल थे उन लोगों पर एफआईआर नहीं हुई है। किस प्रकार का और कैसा घपला है? इस महाविद्यालय की अपने विकास शुल्क का फीस हुआ, बच्चों का जो पैसा है, विद्यार्थियों का खून पसीने का पैसा है, वो एयर कंडीशनर रूम में बैठकर उन पैसों को हजम करके, जबकि शिक्षा का मंदिर माना जाता है महाविद्यालय को, वहाँ पर हमारे गुरुदेव और जो भी बैठे थे उस टाइम वो उन पैसों को उनके मामले घबला करके पैसे खा गए। विद्यार्थियों का पैसा है। अब आगे क्या करेंगे? यदि महाविद्यालय प्रशासन द्वारा या प्रशासन द्वारा शनिवार तक यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई या एफआईआर नहीं हुई तो सोमवार को हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और जब तक ये प्रशासन इस बात को नहीं सुनेगा तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे, पूरी एबीवीपी और छात्र संघ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मनमर्जी और रसूख से उदयसागर झील में चल रही है अवैध नावें, परिवहन अधिकारी ने तुरंत सीज करने की बात कही। उदयपुर न्यूज की खबर का हुआ जोरदार असर। सूरजपुर चौराहे की बर्बादी पर एकजुट हुआ शहर, चिंतकों ने कहा तुरंत रुके काम और पहले जैसी ही हो बनावट। अम्बावासा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े उचक्कों ने 2 फ्लैट्स को बनाया निशाना, 35 लाख के गहने और नकदी पर किया हादसा। पंचायत चुनाव की पहली रणभेरी बुधवार से, नामांकन के बाद चलेगा मान मनोबल का दौर। और फतेहनगर में एक ही रात में आधा दर्जन वारदात कर चोरों ने उड़ाई खाकी की ठंड, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। पालिका पहले ही लगा देती सीसीटीवी तो बेपर्दा हो जाते आरोपी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।